नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये तीसरे क्रम का मॉडल पेपर है। इससे पहले मैंने 2 मॉडल पेपर को भी सॉल्व करा दिया है, तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इन सभी प्रश्नों को इससे पहले जो आरक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हीं सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों को डिज़ाइन किया जा रहा है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ाऊं, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। पहला है मोहिनीअट्टम, दूसरा कथक, तीसरा कुचिपुड़ी और चौथा भरतनाट्यम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है वो चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये चिदंबरम मंदिर कहाँ है। ठीक है, ये चिदंबरम मंदिर कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है जो चिदंबरम मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है जी, तमिलनाडु राज्य में है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को शास्त्रीय नृत्य के नाम बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले तो भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम को कहाँ किया जाता है, भरतनाट्यम को किया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछता है कि आपका कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है जी ओडिशा। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है, तो आपका ओडिशा का हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है जब आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछता है कि मणिपुरी है ना, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य का है, तो आपको बताना है मणिपुर। क्या बताना है आपको, मणिपुर। अगर आपसे पूछता है कि सांत्रिया कौन से राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है, तब आपको बताना है असम। क्या बताना है, असम। अगर आपसे पूछता है कि आपका कथकली, ठीक है, कथकली यहाँ पास क्या था, आपका कथक था है ना, उत्तर प्रदेश में कथक है, लेकिन कथकली पूछेगा तो आपको क्या बताना है, केरल बताना है। क्या बताना है जब आपका केरल बताना है। ठीक है, तो देखो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का आपका कथक, ओडिशा का आपका ओडिसी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सांत्रिया और केरल का कथकली। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांत्रिया शास्त्रीय नृत्य को कौन से राज्य में करते हैं, तो असम में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश का। तो ये सभी चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली चिदंबरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। क्या होगा जी, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न कहाँ है, मतलब क्या है, देखो दूसरा प्रश्न है हमारा, 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे। दूसरा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे। चित्तौड़ में, बुंदेलखंड में, अजमेर में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको करना है जी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन थे, एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अपने जीवन के अंतिम समय में, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये अपने जीवन के अंतिम समय में राजस्थान के अजमेर में जाकर बस गए। कहाँ जाकर बस गए, राजस्थान के अजमेर में जाकर बस गए। ठीक है जी, राजस्थान के अजमेर में जाकर बस गए, ध्यान रखना है। और अगर कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो आपका अजमेर में है। कहाँ है जी, अजमेर में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कल के डेट में क्वेश्चन बन सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो आपको बताना है इसका दरगाह कहाँ है, अजमेर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा अजमेर हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ बसे थे, तो अजमेर में। ठीक है, सूफी, ये आपका जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये एक महत्वपूर्ण या प्रमुख सूफी संत थे और ये अपने जीवन के अंतिम समय में राजस्थान के अजमेर में जाकर बस गए। और इसका दरगाह कहाँ है, तो इसका दरगाह अजमेर में है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है।
बताना है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता भी होगा, इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर मैं परसेंटेज बताऊं तो आपको केरल में महिला साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है? 96.2% है ना। पहला में केरल हो जाएगा, पहला में आपका केरल, पहला में केरल और उसके बाद दूसरा में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला में क्या है जी आपका केरल राज्य है और दूसरा में हिमाचल प्रदेश। मतलब केरल राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का महिला साक्षरता दर कितना है ध्यान रखना है? 83.8%। कितना है? 83.8%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी हमारा केरल हो जाएगा। केरल में महिला साक्षरता परसेंट कितना है? 96.2%। सेकंड नंबर में आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जहां का महिला साक्षरता परसेंटेज कितना है? 83.8%। चलिए, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भी दिया गया है, तो तमिलनाडु का परसेंटेज कितना है महिला साक्षरता का? 80.3%। ठीक है, और महाराष्ट्र का आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र का 77.4%। कितना हो जाएगा? 77.4%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा केरल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो केरल। दूसरा नंबर में आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, जहां का परसेंटेज कितना है? 83.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का। बताना है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका सोडा वाटर मैं लिख दे रहा हूँ, सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साइंस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जी, है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान को संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया। ऑप्शन है पहला 25 अक्टूबर 1948, दूसरा 25 अक्टूबर 1949, तीसरा 26 नवंबर 1948, चौथा 26 नवंबर 1949। तो कब अपनाया गया पूछा गया ना, तो 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के संविधान को संवैधानिक कमेटी द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन अपनाया कब गया? तो आपका 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया, या यूं कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया जी? अंगीकृत किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्या पूछ रहा है। अगर पूछेगा कि किस तिथि को हमारे संविधान को अपनाया गया, तो आपको लगाना है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन करता है कि किस तिथि को हमारा संविधान लागू हुआ, तब आपको आंसर करना है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो क्वेश्चन था भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था। इसका सही आंसर हमारा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती जयललिता, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल और श्रीमती इंदिरा गांधी। बताना है कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, है ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और यही हमारे भारत की पहली महिला विदेश मंत्री है। इन्होंने, याद रखना, इन्होंने आपका 1967 से लेकर 1969 तक, 1967 से 1969 तक इन्होंने विदेश मंत्री के प्रभार को संभाला था। ठीक है, विदेश मंत्री के प्रभार को संभाला, ये आपको याद रखना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। इसका सही आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। इन्होंने 1967 से 1969 तक विदेश मंत्री के प्रभार को संभाला। ठीक है, और जयललिता के बारे में ध्यान रखना है कि जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है। ठीक है जी, तमिलनाडु की, ये तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभा पाटिल के बारे में ध्यान रखना है कि जो प्रतिभा पाटिल थी, है ना, ये 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। जो प्रतिभा पाटिल जी है, इन्होंने हमारे भारत में 12वें राष्ट्रपति के रूप में, 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए,
कार्य किए, ये आपको याद रखना है। किसने? श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने। अगर मैं ड्यूरेशन बताऊं कब से कब तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए प्रतिभा पाटिल जी ने, तो याद रखना है 2007 से आपका 2012, ठीक है, 2007 से 2012 हो जाएगा। तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? इसका सही आंसर श्रीमती इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इन्होंने 1967 से 1969 की अवधि में विदेश मंत्री के प्रभार को संभाला। और जयललिता के बारे में बताया कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही है। और प्रतिभा पाटिल जी के बारे में बताया कि 12वें क्रम के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया। इसका कार्यकाल था 2007 से आपका 2012। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? मार्मुगांव बंदरगाह, इन्नौर बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए कौन सा समुद्री बंदरगाह जिम्मेदार है? तो आपको कोच्चि बंदरगाह, जो कि कहाँ पड़ता है जी? जो कि पड़ता है आपका केरल राज्य में। कहाँ पड़ता है? आपका केरल राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो भारत में मसालों और नमक के निर्यात को संभालने के लिए केरल के कोच्चि बंदरगाह ये प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के किस शासक ने उन्हें रोक दिया? ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त द्वितीय, चौथा समुद्रगुप्त प्रथम। तो बताने इसका सही आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के किस शासक ने उन्हें रोक दिया? तो इसका सही आंसर आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा जब आपका पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत का नेपोलियन, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जी? हरिसेन थे, हरिसेन। और हरिसेन की प्रमुख रचना है जिसका नाम है पराग प्रशस्ति, ठीक है, पराग प्रशस्ति। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने अपने पराग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय अभियान चलाया गया था उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान रखना, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने अपनी रचना पराग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये आपका मौर्य वंश के संस्थापक हुए, है ना। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन ने दक्कन में मार्च करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के कौन से शासक ने उन्हें रोक दिया? तो पुलकेशिन द्वितीय जी ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, ई गवर्नेंस में G2C किसको संबंधित करता है? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा भी गया है। ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? सरकार से नागरिक, सरकार से व्यापार, सरकार से कर्मचारी, सरकार से सरकार, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सरकार से नागरिक, है ना। गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। G2C, है ना, G2C इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जी आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? तो सरकार से नागरिक, है ना। और ये G2C का लक्ष्य नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की दक्षता, है ना, सरकारी सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता और पहुंच में सुधार लाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो G2C अर्थात गवर्नमेंट टू सिटीजन है, इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों के सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार लाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है ना। तो ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है? तो याद रखना आपको गवर्नमेंट टू सिटीजन, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार से नागरिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज जिसे 1942 में राज बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा भगत सिंह, चौथा सुभाष चंद्र बोस। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने आपका आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका किसको पुनर्जीवित किया? आज़ाद हिंद फौज को, जिसे किसके द्वारा बनाया गया था जी? आपका 1942 में राज बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आज़ाद हिंद फौज को किसके द्वारा बनाया गया था?
रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह के द्वारा, है ना। जिसको पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के बारे में पता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के, है ना। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी है 1915 में भारत आते हैं और प्रमुख जो आंदोलन हुआ, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह के बारे में एक चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह के बारे में क्या ध्यान रखना है कि आपका भगत सिंह को आपका लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। कब दे दिया गया था, आपका 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा सुना दिया गया था, ठीक है, फांसी दे दिया गया था। कौन से षड्यंत्र के मामले में, तो लाहौर षड्यंत्र के मामले में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात आजाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया। इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो सबको पता होगा, जो जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू है, ये हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? असम में, जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में। देखो करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें मैंने इंक्लूड किए हुए हैं ना। तो सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना ये जो आपका सियोम ब्रिज है, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो सियोम ब्रिज, इस ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मतलब जो सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या बताना है जी? आपको बताना है आपका अरुणाचल प्रदेश। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाया गया? जबरदस्त प्रश्न है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना। बताना है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसे कब पेश किया गया था? तो 1992 को, 1992 को इसे पेश किया गया था। और इसका अवधि कब से कब था? 1992 से 1997, ठीक है। इसको पेश किया गया था आपको 1992 को। और इसका अवधि कब से कब था? 1992 से 1997। तो क्वेश्चन था कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 8वीं पंचवर्षीय उस समय लाया गया था जिस समय देश में भयंकर आर्थिक संकट आया था, है ना। मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश है वो बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसी समय इस पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में उदारीकरण, है ना, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुआ। भारत में आपका उदारीकरण और निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आपका शुभारंभ हुआ, ठीक है। वैश्वीकरण का शुभारंभ हुआ, शुरुआत हुआ। तो भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाया गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसको कब पेश किया गया था? 1992 में। इसका अवधि कब से कब था? 1992 से 1997। ये तब लाया गया था जिस समय भारत बहुत ज़्यादा आर्थिक आपका जो संकट है उससे गुजर रहा था, ठीक है। और इसी आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, एक्सेप्ट किया गया, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसका जन्म किस महाजनपद में हुआ? जबरदस्त प्रश्न है। अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था? काशी में, कौशल में, वज्जी में या अंग में? आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो महाजनपद के बारे में आपको जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की आपको भगवती सूत्रम से हमको प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला कि 16 महाजनपद थे जी। अगर हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे तो आप लोग को 16 महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। 16 महाजनपद थे, है ना। और इस 16 महाजनपद के बारे में जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ के, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, है ना। और जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के भगवती सूत्रम से प्राप्त होता है। जैन धर्म के भगवती सूत्रम से हमको प्राप्त होता है, याद रखना है।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था। इसका सही आंसर आपका वज्जी हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी जी, आपका वैशाली। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ, तो वज्जी महाजनपद में, जिसकी राजधानी वैशाली। और मैंने बताया कि 16 महाजनपद के बारे में हमको जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के एक ग्रंथ भगवती सूत्रांश से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? जबरदस्त प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या पूछा जा रहा है कि भारत के इन राज्यों में पूछा जा रहा है ना, भारत के इन राज्यों में किस राज्य में 2 राजधानियां हैं? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश। देखो, जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है, जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि भारत के इन राज्यों में किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? इसका सही आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है, याद रखना। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो आपका शिमला हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की आपका शीतकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है ना, और शीतकालीन राजधानी पूछेगा हिमाचल प्रदेश का, तो आपको बताना है धर्मशाला। क्या हो जाएगा? धर्मशाला, याद रखिएगा, है ना। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। वैसे मैंने क्या बोला कि जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में क्या है जी, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू और कश्मीर की भी आपका 2 राजधानी है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की भी आपको 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना। और आपका जम्मू क्या है, उनकी शीतकालीन राजधानी, ध्यान रखना है। जम्मू एवं कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हो जाएगा, है ना, और आपका शीतकालीन राजधानी जम्मू हो जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो इसका सही आंसर हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का तो सभी को पता होगा, राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर हो जाएगा, जयपुर, है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगा, जब का भोपाल हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश। देखो, जम्मू एवं कश्मीर की भी 2 राजधानी है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश का आपको भोपाल हो जाएगा। 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? बताना है 90 ईस्ट रीज कौन से महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो 90 ईस्ट रीज है, ये हमारा हिंद महासागर में है। कहाँ है? हिंद महासागर में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आपका जो 90 ईस्ट रीज है, ये एक लंबी अंतः समुद्री ज्वालामुखी कटक है। ये क्या आपका लंबी अंतः समुद्री ज्वालामुखी कटक है। ठीक है, ज्वालामुखी कटक है, लंबी अंतः समुद्री ज्वालामुखी कटक है, जो कौन से आपका महासागर में स्थित है? तो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं उत्तर से दक्षिण तक अगर मैं इसकी लंबाई बताऊं, ठीक है, 90 ईस्ट रीज का मैं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई बताऊं तो कितना है आपका? 5000 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना, जो आपका 90 ईस्ट रीज है, आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 5000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा हिंद महासागर। तो 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। यह एक लंबी अंतः समुद्री ज्वालामुखी कटक है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितना है? लगभग 5000 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5000 किलोमीटर, इतने रेंज में क्या है, ये जो आपका 90 ईस्ट रीज है फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बढ़िया प्रश्न ये भी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स में, ये ब्रू है ना, ब्रुसेल्स में है, या आपका मॉन्ट्रियल में है, या वीना में, या हेग में है? बताना इसका सही आंसर क्या है। ये एसएससी का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका मॉन्ट्रियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मॉन्ट्रियल हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? तो कनाडा पे। कहाँ पड़ता है जी? कनाडा पे पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का स्थापना कब हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुआ है जी 4 अप्रैल 1947 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंपॉर्टेंट है भी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
उड्डयन संगठन इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी अगर स्थापना पूछेगा, स्थापना, तो आपको बताना है स्थापना हुआ है आपका 4 अप्रैल 1947 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1947 को इसकी स्थापना हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में, है ना, लिख दे रहा हूँ, देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका मॉन्ट्रियल में है। कहाँ है आपका? मॉन्ट्रियल में है। और स्थापना कब हुआ इसका? 4 अप्रैल 1947, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने या भारत ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर जगह हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो हमारा भारत। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है, पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा आपका चीन हो जाएगा, और चौथा हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया? तो भारत। और अगर पहला पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा पूछेगा तो आपका रूस, तीसरा पूछेगा तो चीन हो जाएगा, और चौथा पूछेगा तो भारत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? चलो ऑप्शन है चावल, मूंगफली, मक्का, मटर। बताना है कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। सभी को पता होगा चावल तो खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है। इसका सही आंसर आपका मटर हो जाएगा। मटर क्या है? मटर एक आपका रबी फसल है। मटर क्या आपका रबी फसल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल को आपका वर्षा ऋतु में बोया जाता है जी, है ना। जो खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल को कब बोते हैं? आपका वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में इसको बोया जाता है। और रबी फसल जो होता है ना, रबी फसल को आपका शीत ऋतु में बोया जाता है। कब बोया जाता है? आपका शीत ऋतु में। रबी फसल को आपका शीत ऋतु में बोया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चावल, मूंगफली, मक्का, ये सब आपका खरीफ फसल में आते हैं, लेकिन मटर ये किस में आता है? आपका रबी फसल में है। मटर किस में आता है? जैसे मटर हो जाएगा, मटर के बाद आपका चना हो जाएगा, चना के बाद आपका सरसों हो जाएगा, सरसों के बाद आपका अलसी हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपका रबी फसल में आते हैं। किस में आते हैं? रबी फसल में। तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन खरीफ फसलों को उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर हमारा मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना, जो रबी की फसल होता है उसको शीत ऋतु में बोते हैं, और जो खरीफ की फसल है उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी, भारत का महायाचक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो किसे संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के महान्यायवादी। इसका सही आंसर भारत के महान्यायवादी। आप सभी ने संविधान तो पढ़ा होगा, अनुच्छेद 76 में, ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है जी? आपका राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो जो भारत के जो महान्यायवादी है, ये संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है ना। ये संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का इसको अधिकार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन, भारत के महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो, निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने आपका माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? अरुंधति राय ने, शोभा डे ने, किरण देसाई ने या कमला दास ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब आपका कमला दास। क्या हो जाएगा? कमला दास। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नामक आत्मकथा लिखी है? तो कमला दास हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये किसने बोला था? ये किसके द्वारा बोला गया था? एम एन रॉय के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? बताना है कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है,
वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाना जाना चाहिए। यह बयान किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि जो भारत का जो संविधान है ये बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि एक संविधान का जो निर्माण आपका वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, ऐसा किसने बोला है? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। किसने बोला है? जवाहरलाल नेहरू ने। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये किसने बयान दिया है? इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, सभी को पता है। ठीक है, और सरदार पटेल के बारे में भी पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और एम ए रॉय, ये भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख से लागू किया गया था? ये सीधा तारीख वाला है, इसको आपको सीधा रटना है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख से लागू किया गया था? 28 सितंबर 1993, 25 अक्टूबर 1993, 17 नवंबर 1993 या 31 दिसंबर 1993। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि से लागू किया गया है? इसका सही आंसर होगा आपका 28 सितंबर 1993, है ना। इसका सही आंसर आपका 28 सितंबर 1993। इसमें समझने वाला चीज़ नहीं है, ये डेट है, डेट को आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया, तो आपको बताना है 28 सितंबर 1993 को। आगे बढ़ते चले, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, परिवहन, नौकरी। देखो, आपका नौकरी तो एक आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसों का जिसमें लेन देन होता है। ठीक है, परिवहन भी आपका आर्थिक क्रिया है, किसानी अर्थात खेती भी आपका आर्थिक क्रिया है। लेकिन जो स्वैच्छिक समाज सेवा है ना, ये आपका एक आर्थिक क्रिया नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है जी? इसमें स्वैच्छिक अर्थात समाज सेवा, ये आपका आर्थिक क्रिया नहीं है। बाकी आपका किसानी, परिवहन, नौकरी, ये सब आपका एक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा तैयार किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर, थॉमस मुनरो और हॉल्ट मैकेंजी। बढ़िया प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। महालवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका हॉल्ट मैकेंजी। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। अगर आपसे पूछेगा कि आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका? हॉल्ट मैकेंजी। ये जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये भी क्या आपका एक भू राजस्व व्यवस्था है। ये भी क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। ये भी भू राजस्व व्यवस्था है, जिसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था नामक एक नई भू राजस्व व्यवस्था किसने तैयार की? तो इसका सही आंसर आपको हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। ये नदियाँ कौन कौन सी है? मस्त प्रश्न है जी। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर के आपका झील के पास है। ये 3 नदियाँ कौन कौन से बताना? ऑप्शन है देखो, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, है ना। दूसरा आपको ब्रह्मपुत्र, झेलम, यमुना। तीसरा ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। और चौथा झेलम, सतलज और सिंधु। बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ही ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास से है। तो ये 3 नदियाँ कौन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है और आपका सिंधु है और सतलज है। अगर मैं आपका सतलज नदी के उद्गम की बात करूँ, सतलज नदी के उद्गम की बात करूँ तो मानसरोवर के समीप राक्षस ताल से, ठीक है, मानसरोवर के समीप राक्षस ताल से इसका उद्गम हुआ है। अगर मैं सतलज के बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी का, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का, है ना। सतलज की बात करता हूँ तो सतलज का उद्गम हुआ है आपका मानसरोवर के समीप राक्षस ताल से। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करता हूँ तो आपको ध्यान रखना है मानसरोवर के समीप चेमायुंगडम, है ना, चेमायुंगडम ग्लेशियर से, ठीक है, ग्लेशियर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है आपका मानसरोवर के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, चेमायुंगडुंग है जी आपका, डुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है।
ठीक है। और आपका और क्या बच गया आपका सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? आपका मानसरोवर के समीप आपका तिब्बत से हुआ है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर के समीप तिब्बत से हुआ है, ठीक है। तिब्बत से हुआ है, किसके समीप? आपका मानसरोवर के समीप तिब्बत से हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। 3 नदियां कौन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सतलज नदी का उद्गम आपका मानसरोवर के समीप राक्षस ताल से हुआ है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम आपका मानसरोवर के समीप चेमायुग युंडम ग्लेशियर से हुआ है। और आपका जो सिंधु नदी है इसका उद्गम आपका तिब्बत, मानसरोवर के समीप तिब्बत से हुआ है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा पहला ऑप्शन जी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्री, तीसरा राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, और चौथा प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो बताना है कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है। देखो, केंद्रीय वित्त मंत्री तो होते हैं जी, है ना। जो जीएसटी परिषद जो होता है, जीएसटी परिषद, इसके हिस्से होते हैं कौन? आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष होता है जीएसटी परिषद का, ठीक है। तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री तो होगा। तो उसके बाद देखो, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, ये भी आपका जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, है ना। और प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य, ये भी होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। बाकी आपका जो जितने ऑप्शन में दिए गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सभी आपका जीएसटी परिषद के हिस्सा होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री भी हिस्सा होते हैं, राजस्व वित्त के प्रभारी केंद्रीय राजस्व मंत्री भी हिस्सा होते हैं, और प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री भी इसके हिस्सा होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई ने, सेबी ने, आईआरडीआई ने या टीआरएआई ने? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर आपका सेबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेबी, ठीक है। तो सेबी का फुल फॉर्म अगर मैं हिंदी में बताऊं तो क्या हो जाता है आपका? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका हिंदी में पूरा नाम हो जाएगा। और ये इसी सेबी ने क्या किया है? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया आपका? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो सारथी मोबाइल ऐप जो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? आपका निवेशकों को शिक्षित करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका निवेशकों को शिक्षित करना, ठीक है। निवेशकों को, इसका उद्देश्य है निवेशकों को शिक्षित करना, निवेशकों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट याद रखना, किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आपका सेबी हो जाएगा। अगर मैं हिंदी में इसका पूरा नाम लिखूं तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका आपका हिंदी में नाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो सेबी के द्वारा ही सारथी जो मोबाइल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? सारथी ऐप का तो निवेशकों को शिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो, गन्ने में लाल सड़न का कारण क्या है? फंगल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, वायरल संक्रमण या उच्च तापमान? बताना है गन्ने में लाल सड़न का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब फंगल संक्रमण। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको फंगल संक्रमण हो जाएगा। और गन्ने में एक जो फंगस पाया जाता है, उस फंगस का नाम आपको याद रखना है। फंगस का नाम आपका कोलेटोट्राइकम, ये आपका फंगस का नाम है। इसी फंगस के कारण क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न है उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर आपका फंगल संक्रमण हो जाएगा जी। तो गन्ने में लाल सड़न का कारण क्या है? तो आपका फंगल संक्रमण इसका प्रमुख कारण है। आपका फंगस का नाम भी मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? सभी को पता होगा, गंगा घड़ियाल, कछुआ, गंगा की डॉल्फिन या नीली व्हेल? नीली व्हेल तो नहीं है, ना ही गंगा घड़ियाल है, ना ही कछुआ है। इसका सही आंसर गंगा की डॉल्फिन है, ठीक है। तो कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो इसका सही आंसर गंगा का डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज पूछेगा, राष्ट्रीय ध्वज, तो आपको बताना है जी तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा? तिरंगा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय पक्षी,
राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी जी मोर है। अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल, तो राष्ट्रीय फूल आपको कमल हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आप बताओगे आपको बरगद, ठीक है, बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रगान क्या है जी? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है? तो आपको जन गण मन, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जन गण मन, ये राष्ट्रगान है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत पूछेगा, राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत क्या है जी आपका? वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बताओ, राष्ट्रीय पशु हमारे भारत का, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, ये भी ध्यान रखना है। और आपका राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा, विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा तब आपको याद रखना है हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा तो आपका हाथी। हमारा क्वेश्चन था कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, ठीक है। अगर पूछेगा राष्ट्रीय जलीय पशु, राष्ट्रीय जलीय पशु, जलीय पशु कौन सा है, तो आपको बताना है गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है आपका? गंगा डॉल्फिन, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन था कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, इसका सही आंसर गंगा की डॉल्फिन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग को करना है। हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल, ये आपको बताना है जी, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर गंगा की डॉल्फिन आएगा। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। साथ ही साथ ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रगान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, विरासत पशु हमारा हाथी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन, और राष्ट्रीय फल कौन सा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मुंबई में, कोच्चि में, कोलकाता में, विशाखापट्टनम में बताना है कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा देखिए, सजावट की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। सजावट की एक कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुआ? जहांगीर, शेर शाह सूरी, शाहजहां और अकबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां, ठीक है। शाहजहां थे वो कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, है ना। विशेष रूप से किस लिए फेमस हुए? इन्होंने किसका निर्माण किया? ताजमहल का निर्माण किया, है ना। शाहजहां ने आपका आगरा का ताजमहल का निर्माण किया, यहाँ से इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई थी, है ना। तो सजावट की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है, पिएट्रा ड्यूरा, है ना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सजावट की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुआ? तो ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान लोकप्रिय हुआ। इसको अच्छे से आपको याद रखना है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के कौन से मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? ऑप्शन है पहला रूसी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जर्मन, चौथा जापानी। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूँ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका रूसी, ठीक है, रूसी मॉडल। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रूसी मॉडल, ठीक है, रूसी मॉडल, रूसी मॉडल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर रूसी मॉडल होगा। और आप सभी को पता होगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। पीसी महालनोबिस, ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण के किस मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई? तो रूसी मॉडल, ये आपको ध्यान रखना है। चलो योजना आयोग के बारे में बताता हूँ। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 1950 में, ठीक है। ये जो आपका योजना आयोग आप लोग नाम सुनते होंगे, इसकी स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। और इस आयोग के प्रमुख कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री जी। अभी फिलहाल तो इस योजना आयोग को हटा दिया गया है, इसके प्रमुख प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सभी को पता होगा जी, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ
प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था आपका 1951 1951 को हुआ था। कब हुआ था आपका 1951 को हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, योजना आयोग की स्थापना 1950 को, इसका प्रमुख कौन हुआ करते थे, तो प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ 1951 को, ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका 5 जो पंचवर्षीय योजना है इसकी कुल संख्या कितना था टोटल, तो 12। ठीक है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए, है ना, 12 पंचवर्षीय योजना, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए। उसके पश्चात क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, है ना। नीति आयोग को आपका सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं, ये आपको सभी को पता ही होगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के रूसी मॉडल पर आधारित राज्य संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई, जो कि आपका मोहाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। प्रधानमंत्री इसके प्रमुख हेड हुआ करते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1951 को हुआ था और टोटल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था, है ना। फिर इसको पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा प्रदान कर सकते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा दिए गए दोषी को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। या हम लोग बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है जी, क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ था। बढ़िया प्रश्न है ये भी। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ, 1956 में, 2016 में, 1978 में या 1963 में। आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत बोला जा रहा है ना, स्वतंत्र भारत बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ, तो इसका सही आंसर आपका 1978 हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार ने 1946 और 1978 में बैंक नोटों का विमुद्रीकरण किया था। एक आपको 1946 में भी किया और आपका 1978 में भी। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार, जब भारत स्वतंत्र है उसके बाद बोला जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1978 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जिसका सही आंसर आपका 1978। और अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर सरकार विमुद्रीकरण क्यों करता है, आखिर सरकार विमुद्रीकरण क्यों करता है। तो विमुद्रीकरण का उपयोग मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए, है ना, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए विमुद्रीकरण का जो आपका उपयोग है, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए या आपका जो मुद्रास्फीति होता है उसको नियंत्रित करने के लिए आपका विमुद्रीकरण किया जाता है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए, और किसके लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और किसके लिए, जब आपको मुद्रास्फीति, ठीक है, और आपका मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रीकरण किया जाता है। तो क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ, तो 1978। मैंने बताया ना 1978 से पहले भी 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में बोला गया है, तो इसका सही आंसर आपका 1978। और विमुद्रीकरण क्यों करते हैं, मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार, वही क्वेश्चन है भी, है ना, सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। देखो पुलिस आरक्षक का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है जेल वगैरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा हमारे भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। धावन सोडा का, विरंजक चूर्ण का, जिप्सम का या चूना पत्थर का। बताना है कि किसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका धावन सोडा जाएगा। क्या हो जाएगा आपका धावन सोडा। ठीक है, इसको आपको सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट, इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, आपका
कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जी, ध्यान रखना है। कठोर जल में आपको कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं, ठीक है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, धावन सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी आपका, धावन सोडा, जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विषाक्त पदार्थ, उसके बाद आपका रोगजनक और डिंक पोजर और एंटीबॉडी। रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रोगजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रोगजनक, ठीक है। जो रोग उत्पन्न करता है उसको रोगजनक कहा जाता है। और रोगजनक के अंतर्गत आ जाएगा आपका जैसे कि वायरस हो जाएगा, वायरस के बाद आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ के बाद आपका बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और क्या हो सकता है आपका कवक, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब आपका रोगजनक के अंतर्गत आते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को क्या कहा जाता है, आपका रोगजनक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 26 मार्च, 24 जनवरी, 27 दिसंबर या 25 जनवरी। इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाते हैं जी, 25 जनवरी को, ठीक है। आपका जनवरी 1950 में भारत के चुनाव की स्थापना चिन्ह को, स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए, है ना, इसी दिन क्या होता है, 25 जनवरी को आपका चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, है ना, चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था। तो इसीलिए 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ तिथि बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा 15 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम के लिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ, 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। कौन सा दिवस, सेना दिवस। आप पुलिस भर्ती का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी को आपका सेना दिवस होता है, ठीक है। 4 जनवरी आपको ध्यान रखना है, 4 जनवरी को याद रखना है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन है। 15 जनवरी आपका सेना दिवस, 4 जनवरी आपका विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। 25 जनवरी क्या हो जाएगा जी आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसमें से इसको भी याद रखना है, 25 जनवरी वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 15 जनवरी वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है, 1.5 से 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन आता है। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन के रूप में बार बार पूछा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सतलज और किस नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है, सिंधु, काली, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूं, सतलज और किस नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है, तो सतलज और काली हो जाएगा, ठीक है। सतलज और काली, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको काली, है ना। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली नदी के बारे में ध्यान रखना कि काली नदी है ना, ये आपका भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। जो काली नदी है, काली नदी भारत और नेपाल के बीच, ठीक है, भारत और नेपाल, काली नदी भारत और नेपाल के बीच आपका सीमा रेखा का निर्माण करती है, सीमा रेखा का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यही जो सतलज और काली नदी के बीच, किसके बीच आपका सतलज और आपका काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच आपका कौन सा हिमालय है, आपका कुमायूं हिमालय है। कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जो प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपका भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इसमें सभी क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, देखो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, या चौथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग। तो कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। देखो गृह मंत्रालय के अधीन आपका राज्य विभाग आता है, राजभाषा विभाग भी आता है, आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग भी आता है, लेकिन आपका राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार
समझौता ये आपका गृह विभाग के अंतर्गत नहीं आता, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका 6 विभाग आते हैं। गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग आते हैं, जिसमें से पहला आपका देखो, पहला ये राज्य विभाग हो जाएगा, दूसरा राजभाषा विभाग हो जाएगा, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग हो जाएगा, 3 विभाग हो गया। चौथा देखना आंतरिक सुरक्षा विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, चौथा आंतरिक सुरक्षा विभाग। उसके बाद पांचवा देखना आपका सीमा प्रबंधन विभाग। ठीक है, सीमा प्रबंधन विभाग हो जाएगा, सीमा प्रबंधन विभाग। ठीक है, उसके बाद छठवा हो जाएगा आपका गृह विभाग। छठवा क्या होगा आपका गृह विभाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन था कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता। राज्य विभाग आता है, राजभाषा विभाग भी आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग भी आता है, लेकिन आपका राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता ये नहीं आता। मैंने बताया कि जो आपका जो गृह मंत्रालय है इसके अंतर्गत कितने विभाग आते हैं, कुल 6 विभाग। 6 विभाग में 3 तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला राज्य विभाग, दूसरा राजभाषा विभाग, तीसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग। 3 विभाग तो दिया गया है ऑप्शन में। 3 विभाग और कौन कौन से हैं, आंतरिक सुरक्षा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और आपका गृह विभाग। तो टोटल 6 विभाग है वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है, आपको याद रखना है। और हमारा क्वेश्चन था कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता हो जाएगा। और ये 6 विभागों के नाम याद रखना है, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग, उसके बाद आंतरिक सुरक्षा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और आपका गृह विभाग। ठीक है, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि बार बार सुनने से चीज़ें याद होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन का नंबर क्या है, 12468 12345 10987 14567 बताना है। पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन का नंबर क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हो जाएगा 14567। ठीक है, 14567 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कब आपका 28 सितंबर 2021 को 28 सितंबर 2021 को वरिष्ठम नागरिकों के लिए पहली बार आपका भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्प लाइन अंडर लाइन नंबर उन्होंने क्या किया, आपका जारी किया, और वो नंबर आपका 14567। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन 14567। ठीक है, तो पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन का नंबर क्या है, तो आपका 14567 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने सर्वप्रथम शून्य निर्धारित बजट पेश किया था, बताना है किस देश ने सर्वप्रथम शून्य निर्धारित बजट पेश किया। भारत ने, जर्मनी ने, अमेरिका ने या यूनाइटेड किंगडम ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने सर्वप्रथम शून्य निर्धारित बजट पेश किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेरिका इसका सही आंसर होगा। और भारत ने 1987 में इसको अपनाया था, बाद में भारत ने 1987 में इसको अपनाया था, लेकिन सबसे पहले पेश किसने किया था, आपका अमेरिका ने किया था। ठीक है, अमेरिका ने आपका 1960 के दशक में आपका शून्य निर्धारित बजट पेश किया था। ठीक है, और भारत ने इसको कब अपनाया, 1987 को अपनाया है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है, मिनांडर, डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर और यूक्रेटाइड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी, क्वेश्चन को फिर से पढ़ा हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका मिनांडर। ठीक है, मिनांडर। तो जो मिलिंद पन्हों में बौद्ध ऋषि नागसेन और यूनानी राजा, बौद्ध ऋषि नागसेन, ठीक है, मिलिंद पन्हों में बौद्ध ऋषि नागसेन और यूनानी राजा आपका मिनांडर, यूनानी राजा मिनांडर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों है, इसमें आपका जो बौद्ध ऋषि नागसेन है ना, और आपका यूनानी राजा मिनांडर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ये नागसेन बौद्ध ऋषि थे, कौन थे, आपका बौद्ध ऋषि, ये एक बौद्ध ऋषि थे, आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मिनांडर हो जाएगा। तो किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया, तो मिनांडर का। तो मिलिंद पन्हों में हमको ये जानकारी प्राप्त होता है कि आपका नागसेन अर्थात हाँ बौद्ध ऋषि और आपका मिनांडर अर्थात मिलिंद ने क्या किया था, वार्तालाप किया था, है ना। इसके बारे में जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से प्राप्त होता है। तो जो मिनांडर है वो
किस क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो आपका मिनांडर का ही आपका उल्लेख राजा मिलिंद के रूप में किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? आपसे पूछा जा रहा है कि कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका याद रखना, आपका हिमाचल प्रदेश में 95.17 है ना, 95.17%, 95.17% यहाँ की जो आबादी है वो कौन से आपका धर्म के है? तो हिंदू धर्म के है। ठीक है, हिंदू धर्म के है, याद रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 95.17% जो आबादी है वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। अगर मैं भारत की बात करूं तो हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपका हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। अगर प्रतिशत की बात करता हूँ तो 95.17%। कितना है जी? 95.17% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी किया है? आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी किया है? विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने? तो आपको बताना है कि किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, एनी बेसेंट को, मैडम भीखाजी कामा को या अरुणा आसफ अली को? आप सभी ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को। किसको? मैडम भीखाजी कामा। ये जो मैडम भीखाजी कामा है, इन्होंने आपको 22 अगस्त 1907 को विदेशी धरती अर्थात जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, 22 अगस्त 1907 को इन्होंने आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था जी। ठीक है, झंडा फहराया था। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि विदेशी भूमि पर सबसे पहले किसने भारतीय झंडा फहराया था? तो आपको बताना है मैडम भीखाजी कामा। इसीलिए मैडम भीखाजी कामा को स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीखाजी कामा को आपका भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।